अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा के 5वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सरकार अपने इस दायित्व के प्रति वचनबद्ध है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन की सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें और सरकार का कर्तव्य है कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करे। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार ने 20 किलोलीटर प्रति माह जल उपभोग को निःशुल्क प्रदान करने के निर्णय को जारी रखा है। इसी प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट प्रति माह तक कम दर पर बिजली प्रदान करने का निर्णय भी जारी रखा गया है। समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। शिक्षा स्तर में सुधार की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित होने के फलस्वरूप दिल्ली के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.25 तथा 10वीं कक्षा का 95.81% रहा। इसी सत्र में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 99.62% रहा। शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार के लिए 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इनमें से 14 स्कूल भवनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विद्यार्थियों और कमरों के अनुपात में सुधार लाने के लिए विभिन्न विद्यालयों में लगभग 8000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 146 स्कूलों में 7289 अतिरिक्त कमरे तथा DTDDC द्वारा 54 स्कूलों में लगभग 800 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चालू शिक्षा सत्र 2016-17 के दौरान 5 नए स्कूल खोले गए हैं, 5 को अपग्रेड किया गया है और 7 अन्य स्कूलों को बाइफरकेट करते हुए विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाया गया है। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 और स्कूलों में विज्ञान विषयों को शुरू किया गया है। शिक्षा निदेशालय के मूल्यभूत मूल्यांकन के आधार पर सामने आया कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले 74% बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ नहीं सकते या आधारभूत गणित को समझ नहीं सकते। जानकारी की इसी कमी को समाप्त करने के लिए सरकार ने चुनौती 2018 शुरू किया है। 5 सितंबर 2016 से 14 नवंबर 2016 के दौरान एक विशेष पढ़ाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों में रीडिंग होम तथा समुदाय स्तर पर रीडिंग मेलों को शामिल किया गया। इससे पढ़ने की जानकारी न रखने वाले 1 लाख बच्चों को पढ़ने की योग्यता प्रदान की गई। विद्यार्थियों के अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी और शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिए पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में जुलाई 2016 तथा अक्टूबर 2016 में विशाल अभिभावक शिक्षक बैठकों का आयोजन किया गया है। सरकार ने स्पोर्ट्स अकादमियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में खेलकूद संबंधी कोचिंग और प्रशिक्षण शुरू किया है। प्रथम चरण में 55 अकादमियों को अनुमति प्रदान की गई है कि वे लगभग 100 स्कूलों के खेल के मैदानों का उपयोग कर सके। जन सामान्य के लिए भी 77 सरकारी स्कूलों के खेल के मैदानों को खोल दिया गया है। 54 मॉडल सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम से हटकर संगीत, नृत्य, नाट्यकला आदि में प्रशिक्षण कार्य शुरू किए गए हैं। सरकार ने 500 स्कूलों में ग्रीष्मकालीन कैंपों का भी आयोजन किया। 1024 हेड्स ऑफ स्कूलों को नेतृत्व करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर बने प्राइवेट स्कूलों की मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की रोकथाम करने और विनियमित करने में सरकार सफल रही है। 26 सितंबर 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा जर्मन फेडरल फ्री स्टेट ऑफ थुरिजिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा केंद्रों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों जैसा कि शिक्षकों, शैक्षणिक प्रकाशनों,
सूचनाओं और सहयोगी अनुसंधान के विकास के क्षेत्र में आदान प्रदान किया जा सके। विद्यार्थियों को शिक्षण ऋण की सुविधा के लिए 20/6/2016 से वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा के लिए अवसंरचना को ठोस बनाने के उद्देश्य से अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए रोहिणी तथा धीरपुर में नए कैंपस का निर्माण किया जा रहा है। इसी परियोजना का निर्माण कार्य नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मपुरा कैंपस में 2016-17 का सत्र शुरू हो चुका है और स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के लिए 209 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने 20/7/2016 से द्वारका के नए भवन में अपना कार्य शुरू कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि शिक्षा महाविद्यालय के नए कैंपस का निर्माण रोहिणी में किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि शिक्षा महाविद्यालय के नए कॉलेज कैंपस के लिए रोहिणी सेक्टर 16 के समीप डीडीए ने भूमि का आवंटन कर दिया है। महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 नए कॉलेजों में नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन सेंटर्स शुरू किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में शिक्षा सत्र 2016-17 से प्रत्येक कॉलेज में 470 विद्यार्थियों के प्रवेश क्षमता से शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। मेरी सरकार ने कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है। विभिन्न तकनीकी कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक आईटीआई में विभिन्न ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं। सरकार के नए आईटीआई बनाने की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। चरण 2 के आईआईटी दिल्ली का निर्माण कार्य अगस्त 2017 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें अतिरिक्त 1400 विद्यार्थियों को स्थान मिलेगा। जौनापुर में एक विश्व स्तरीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस समय यह विवेक विहार में अस्थायी स्थान पर चलाया जा रहा है और आतिथ्य कार्यों, खुदरा सेवाओं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, लेखा एवं बैंकिंग तथा वित्त का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 5 नए पॉलिटेक्निक भी खोले जाएंगे। दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने हेतु वर्ष 2015-16 में एक इंक्यूबेशन पॉलिसी तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत शुरुआत में विश्वविद्यालय संस्थानों में 6 इंक्यूबेशन केंद्र खोले गए और 5 नए संस्थान जोड़े गए हैं। आपने अपने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस समय 36 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कार्यरत हैं, जिनमें 6 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल हैं और इनमें 11,000 से अधिक बिस्तर के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए 69 निजी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा हेतु 731 बिस्तर उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर दराज न जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने विकेंद्रित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनेक स्थानों पर मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं। इन प्रयास की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्री कोफी अन्नन, पूर्व महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासंघ, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई है। वर्तमान में 103 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिकों को अगले 6 माह में बनाया जाएगा और अगले 1 साल में 122 पॉलीक्लिनिक तैयार किए जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में रोहिणी में एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 सीटों के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज शुरू किया गया है। मेरी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विभिन्न परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने पर अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे। द्वारका, बुराड़ी, अंबेडकर नगर तथा दीनदयाल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विद्यमान 22 सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2000 तक बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।
3 नए अस्पताल नांगलोई, सिरसपुर तथा मादीपुर में बनाए जाएंगे, जिनमें 1800 रोगी भर्ती हो सकेंगे। गरीब रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस करवाने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी, जिसे पीपीपी कहते हैं, परियोजना के अंतर्गत लोकनायक अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 40 मशीनें लगाई गई हैं। डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में इस वित्त वर्ष में 20 मशीनें लगाई गई हैं। सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए एमआरआई, सीटी, पीईटी इत्यादि जैसी रेडियोलॉजी जांच को भी निःशुल्क कर दिया है। एम्बुलेंस के बेड़े में 110 नई एम्बुलेंस बढ़ाई गई हैं तथा एम्बुलेंस की सेवाओं को विनियमित करने के लिए मॉडल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सरकार ने होम टू हॉस्पिटल केयर नामक एम्बुलेंस सेवा स्कीम 3 जुलाई 2016 से शुरू की है। आपातकालीन चिकित्सा के लिए कैट्स द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। सरकार गरीब जनता तथा अत्यधिक गरीब तबके की सहायता के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों, संकटग्रस्त महिलाओं आदि के लिए विभिन्न आर्थिक सहायता स्कीमें चल रही हैं। मेरी सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता एवं विधवा पेंशन को प्रतिमाह 1000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं की पात्रता की आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी जाए। श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों के प्रति दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली सरकार ने 1/4/2016 से अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 9,568 रुपये प्रतिमाह कर दिया था। यह बढ़ोतरी अर्धकुशल कामगारों के लिए 10,582 रुपये तथा कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम 11,622 रुपये प्रतिमाह की गई थी। हाल ही में मेरी सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन क्रमशः 13,350, 14,698 एवं 16,182 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया है। बेघरों को राहत प्रदान करने के लिए 197 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 16,174 है और इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इनमें से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग परिवारों के लोगों, नशे के आदि व्यक्तियों के लिए 22 रैन बसेरे निश्चित किए गए हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में बेघरों को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए 23 राहत टीमें और वाहन लगाए गए हैं। बेघर लोगों को शिकायत सूचना प्राप्त करने के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। बेघर युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों में युवाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बिजली मरम्मत आदि का प्रशिक्षण कुशल अध्यापकों द्वारा दिया जाता है। सरकार ने घटना स्थल पर मौजूद ऐसे श्रेष्ठ परायण व्यक्तियों को सुदृढ़ आर्थिक स्थिति पर आधारित है। दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 5,58,745 करोड़ रुपए होने से 13% की वृद्धि दर्ज की गई। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक रूप में दिल्ली की अर्थव्यवस्था 2015-16 में 8.34% की दर से बढ़ोतरी हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 7.6% ही रही। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान लगभग 4.12% है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.43% है। पूर्वानुमान के अनुसार
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 2,80,142 रुपये रही, जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय 93,293 रुपये से 3 गुना अधिक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रमुख स्थान है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 82.3% है और तत्पश्चात औद्योगिक क्षेत्र का 15.5% और कृषि क्षेत्र का 2.2% है। मजबूत अवसंरचना व्यवस्था स्थायी प्रगति के लिए अनिवार्य है। पिछले अनेक वर्षों में दिल्ली ने एक मजबूत अवसंरचना का निर्माण कर लिया है, तथापि जनसंख्या की बढ़ोतरी के अनुसार पानी की मांग बढ़ रही है। कुशल प्रबंधन के माध्यम से पेयजल की लगभग 900 MGD का सर्वोच्च उत्पादन हुआ है तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल तथा वाटर ATM लगाए गए हैं। अब स्टेनलेस स्टील के नए वाटर टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, जिनका ऑनलाइन मजबूत निगरानी प्रणाली से नियंत्रण किया जा रहा है। इस प्रणाली से जनता स्वयं अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले टैंकर तथा उनकी पानी की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने जल तथा सीवर विकास प्रभारों को कम किया है और 30 नवंबर 2015 तक के सभी प्रकार के बकायों की वसूली से छूट प्रदान की है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। अपशिष्ट जल के निपटान की दृष्टि से सीवेज शोधन क्षमता को बढ़ाकर 604 MGD कर दिया गया है, जिसके लिए 6 सीवेज शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं। जल शोधन की क्षमता को 370 MGD से बढ़ाकर 455 MGD किया गया है। यमुना नदी में गिरने वाले गंदे पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी प्रस्तावित नए शोधन या संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें शोधन गुणवत्ता के मानकों की उच्चता बनाए रखने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। यमुना की सफाई कार्य को देखते हुए इंटरसेप्टर सीवर नामक नई परियोजना 85% तक पूरी हो चुकी है और लगभग 50 MGD गंदे पानी के बहाव को यमुना में पहुंचने से पहले ही सफाई करके जल शोधन संयंत्रों में शोधित किया जाता है। सितंबर 2016 से कोरोनेशन पिलर पर 70 MGD जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका 30 माह में पूर्ण होना प्रस्तावित है। जनसंख्या के लगातार बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप नगर में नए आवासों की आवश्यकता है। नई पुनर्वास नीति के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी निवासियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उन्हें JNNURM योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों में बसाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 55,424 बहुमंजिला मकानों का निर्माण किया है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास की संशोधित नीति के पश्चात 4,323 परिवारों को अस्थायी आवंटन पत्र दिए गए हैं, जिनमें 1,768 अनुसूचित जाति परिवार भी शामिल हैं। नई भवन उपविधि को अंगीकार करते हुए 3 नगर निगमों में इसे अधिसूचित करने से सेस्मिक जोन अ की भवन संहिता 2005 की व्यवस्थाओं का पालन किया जाना अब आवश्यक हो गया है। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगम प्रतिदिन 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा साफ करती हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को 12 अगस्त 2016 से खुले में शौच मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। खुले में शौच की आदत को समाप्त करने की दृष्टि से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पे एंड यूज जन सुविधा परिसर बनाए गए हैं, जिनमें शौच और स्नान करने की व्यवस्था है। इनका प्रबंधन ड्यूसिप करता है। स्वच्छ दिल्ली मोबाइल ऐप 16/11/2016 से
पुनः शुरू किया गया है, जिसमें कूड़ा करकट, मलबा तथा वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतें अपलोड की जा सकती हैं। मेरी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में आवास परिस्थितियों में सुधार के लिए भी अनेक आवश्यक कदम उठाए हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। चालू वित्त वर्ष में इन कॉलोनियों में विकास कार्यों हेतु 1456 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया था। दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक 1175 अनाधिकृत कॉलोनियों में जल कनेक्शन लगा दिए हैं। नगर में बिजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। 1/7/2016 को सर्वाधिक 6261 मेगावाट की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। बिजली की बचत के लिए सभी उपभोक्ताओं को 93 रुपए के दर से 4 एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक 65 लाख एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा चुके हैं। बिजली वितरण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तुगलकाबाद, द्वारका तथा महारानी बाग में 400 केवी सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन के साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। तीनों स्थानों के लिए भूमि का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2016 को अधिसूचित किया गया है। अभी तक 32 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जा चुका है। इसमें वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 84 मेगावाट के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन के आधार पर 2 रुपए प्रति यूनिट का प्रोत्साहन भी दिया गया है। दिल्ली मेट्रो का वर्तमान नेटवर्क 189 किलोमीटर है। तीसरे चरण का कार्य जून 2017 तक पूरा होने की संभावना है। इसका पूरा होने पर कुल नेटवर्क लगभग 330 किलोमीटर हो जाएगा। हाल ही में मेरी सरकार ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए चौथे चरण में कुल 116 किलोमीटर के 8 कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। चौथे चरण का यह कार्य भी 2021 के अंत तक पूरा हो सकेगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की शाम की शिफ्टों में होमगार्ड तथा मार्शल तैनात किए गए हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय के लिए दिल्ली परिवहन निगम की लेडी स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली के नागरिकों की पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए और पर्यावरण संबंधी निगरानी, संरक्षण तथा जागरूकता फैलाने के कार्य में मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के प्रति अपनी सजगता का परिचय देते हुए दिल्ली वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी 6 निगरानी स्टेशनों के माध्यम से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली निर्माण परियोजनाओं पर जुर्माना लगाया है। प्रदूषण की स्थितियों में कार्रवाई के लिए ग्रेडेड इमरजेंसी रिस्पांस प्लान शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार नागरिक सापेक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है और मेरा विश्वास है कि आप सभी दिल्ली के चहुमुखी विकास में मेरी सरकार के प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग तथा योगदान देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्माननीय सदन के सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। इस सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक विचार विमर्श की कामना करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।